और एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस स्वतंत्रता दिवस के आंदोलन में कलकत्ता वासियों ने कैसी तैयारियां की थीं। उन्होंने बाज़ारों, घरों और रास्तों को किस तरह से सजाया था, कहां कहां उन्होंने ध्वजारोहण किया था। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया था, उसमें बहुत सारी लड़कियां थीं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तक का हम अध्ययन कर चुके थे। अब आगे का अध्ययन करते हैं कि 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थीं। जानकी देवी जमनालाल बजाज की पत्नी और मदालसा उनकी बड़ी बेटी। जमना दास बजाज जी और उनके परिवार का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज जो बजाज इंडस्ट्रीज़ देखते हैं वो उसके संस्थापक रहे। तो उन्होंने जाकर के लड़कियों को समझाया और उन्होंने उत्सव का मतलब उनको बताया कि वास्तव में राष्ट्रीय उत्सव क्या होते हैं, उत्सवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक बार मोटर में बैठकर सब जगह घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। लेखक कहते हैं तो मैं मोटर गाड़ी में बैठकर कलकत्ता में चारों ओर घूम कर के देख कर के आया तो बड़ा सुंदर ही नज़ारा वहाँ दिखाई दे रहा था। बड़ी चारों ओर खुशी का वातावरण था, उत्साह का वातावरण था और बहुत अच्छा लग रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे, लोग फ़ोटो खींच रहे थे। अब हमने भी फ़ोटो खींचने का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया था। इसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। ऐसे माहौल में बड़ा खुशी का माहौल था, लेकिन जो अंग्रेज़ सरकार थी वो भी चुप नहीं बैठी थी और जगह जगह पुलिस लगी हुई थी। इसमें हमारे जो कुछ आंदोलनकारी थे उनमें मुख्य थे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम दास, क्योंकि दोपहर तक इन लोगों को पकड़ लिया गया था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, यानी पूरा जो जुलूस जो निकलना था उसका पूरा भार सुभाष चंद्र बोस ने पूर्णोदास को दिया हुआ था। लेकिन उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले उसकी जो पूरी तैयारियां थी वो कर दी थी। वह गिरफ्तार होने से पहले जुलूस का पूरी तरह से प्रबंध कर चुके थे। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। कहने का तात्पर्य है कि इस आंदोलन में स्त्रियों का भी बड़ा योगदान था। आज से पूर्व किसी आंदोलन में इस तरह से स्त्रियों ने भाग नहीं लिया था। आज पुरुषों से भी वो अधिक बढ़ चढ़ करके यहाँ हिस्सा ले रही थीं और जगह जगह से इकट्ठी होकर के जुलूस में शामिल हो रही थीं और वो जहाँ जुलूस पहुँचना था वहाँ के लिए वो कूच कर रही थीं। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। मॉन्यूमेंट के पास जो सुबह में पुलिस उतनी थी अब वो उतनी वहाँ पर नहीं रही थी। इससे लोगों को आशा होने लगी थी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हज़ारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वो बड़ी निराली थी। आज से पहले कोलकाता में यानी कलकत्ता में ऐसा वातावरण नहीं था। सुबह में जो मॉन्यूमेंट के पास पुलिस थी अब थोड़ी कम हो गई थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस अपना रंग नहीं दिखाए, कुछ कार्रवाई नहीं करे, लेकिन वो ऐसा मानने वाले नहीं थी। सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे। आकर के बड़े बड़े मैदानों और पार्कों में टोलियाँ बना कर के मैदानों में घूम रहे थे और आज का दिन तो बड़ा निराला था, उत्साह भरा था। चारों ओर
स्वतंत्रता का भाव लोगों के मन में था, खुशी का भाव लोगों के मन में था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। लेखक कहते हैं कि आज जब से पहले कानून जो अंग्रेज़ों का जो नियम कानून चलते थे उनका पालन करते थे, अभी सब कानूनों का कोई पालन कर नहीं रहा था। तो जब से कानून भंग करने का काम शुरू हुआ था तब से आज तक इतनी बड़ी कभी सभा नहीं हुई थी, और यह सभा तो ऐसी थी जैसे कि एक खुला चैलेंज हो, ओपन लड़ाई हो। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धाराओं के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उनको इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। अर्थात ये एक ओपन लड़ाई थी, खुला चैलेंज था। अंग्रेज़ सरकार के द्वारा जो वहाँ उनके नीचे नौकरी करते थे उनको सभी को नोटिस दे दिया गया था कि आप में से कोई भी इस सभा में भाग नहीं लेगा। अगर वो भाग लेगा तो वो दोषी समझा जाएगा और वो सज़ा का हकदार होगा। इधर काउंसिल की तरफ से अर्थात परिषद की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। उधर अंग्रेज़ सरकार के इंस्पेक्टरों द्वारा यह सूचना दे दी गई थी सभी को कि अमुक अमुक धारा के साथ कोई भी सभा नहीं होगी, कोई भी लोग समूह में एकत्रित नहीं होंगे, और ख़ासकर उनके जो नीचे काम करने वाले लोग थे उनको तो ये नोटिस यानी कि सूचना दे दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति इस सभा में भाग नहीं लेगा। अगर वो भाग लेगा तो दोषी माना जाएगा। उधर कलकत्ता परिषद के द्वारा यह सूचना सबको दे दी गई थी कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे ध्वजारोहण किया जाएगा और वहीं स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। कहने का तात्पर्य दोनों तरफ से चैलेंज दे दिए गए थे और ये खुला चैलेंज था, ओपन लड़ाई थी। दोनों ओर से सूचनाएं दे दी गई थी। जहां अंग्रेज़ सरकार की तरफ से सूचना थी कि कोई भी सभा नहीं होगी और कोई व्यक्ति वहां एकत्रित नहीं होंगे, उधर अपनी कोलकाता परिषद की तरफ से सबको सूचना दी गई थी कि सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर पहुंचना है और वहीं पर ध्वजारोहण होगा और स्वतंत्रता की जो प्रतिज्ञा है वो पढ़ी जाएगी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस अपना जुलूस लेकर के आगे बढ़े। पुलिस ने उनको रोकना चाहा, लेकिन उनके साथ भीड़ बहुत ज़्यादा थी जुलूस में, इसलिए उनको रोक नहीं सकी। लेकिन जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता गया, मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत ज़ोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाएं, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। सुभाष बाबू जब अपना जुलूस लेकर के आगे निकले तो जैसे ही चौराहा आया, मैदान का खुला मैदान आया और वहाँ के मोड़ पर ही अंग्रेज सरकार के जो सिपाही थे उन्होंने लोगों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को भी बहुत सारी लाठियां पड़ी, फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक साइड में आने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कहा आगे ही बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह
अपनी आँख से देखा। उन्होंने जो भी देखा कि सुभाष बाबू पर लाठियों का प्रहार भी हो रहा था, वो वंदे मातरम बोल रहे थे, यह उन्होंने अपनी आँखों से देखा और वही अपनी डायरी में वर्णित किया। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। अंग्रेज़ सरकार के जो सिपाही थे वे बेखौफ होकर के भारतीय आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसा रहे थे, जिनमें क्षितिज चटर्जी का सर फट गया था। उनके सर से बहुत खून निकल रहा था। उनके सर को देखकर लोगों की आंखें मिच जाती थीं। इस तरह की हालत हो रही थी। इधर यह हालत हो रही थी कि लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही थीं, उधर जो स्त्रियों का जुलूस था वो मॉन्यूमेंट की तक पहुंच गया था और मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों चढ़ झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पढ़ रही थीं। जहां सुभाष बाबू के जुलूस पर लाठियां बरसाई जा रही थीं, उधर दूसरी ओर से जो स्त्रियों का जुलूस आ रहा था वो मॉन्यूमेंट के नीचे पहुंच चुका था और वो मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर उस पर ध्वजारोहण कर और स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई थीं। प्रायः सबके हाथ में झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। यानी कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ वहां वॉलंटियर मौजूद थे, जिन पर पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह से लाठियां दी, लेकिन वो वहां से हटे नहीं और उनकी सुरक्षा में तत्पर रहे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। अर्थात सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। तब वहाँ से स्त्रियों ने अपना जुलूस प्रारंभ रखा और वहाँ से वो आगे बढ़ी। तब तक कुछ ऐसा लगा कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज नहीं करेगी, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने फिर से उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया और इस तरह धर्मतल्ले तक जाकर जुलूस थोड़ा बिखर गया। लेकिन 50-60 स्त्रियां जो थीं, जिनका वहाँ विमल जो प्रतिभा थी वो नेतृत्व कर रही थी उस जुलूस का, वो वहीं पर बैठ गईं। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठियां बरसा रही थी। अर्थात जो स्त्रियां बची हुई थी, जिनका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थीं, उनको भी बहू बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया और उनको देख कर के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन पर भी पुलिस लाठियां बरसा रही थी, तो वहाँ सभी को रोक लिया गया। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और सबको लाल बाजार ले जाया गया। अर्थात जो स्त्रियां थीं उनको बहू बाजार मोड़ पर ही रोक लिया गया था और फिर पुलिस की लारी आई, उसमें सबको बिठा करके लाल बाजार जो जेल था वहां भेज दिया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कई दिन से लेखक के साथ थे, उनके साथ काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी उनके साथ रहे, वो भी पकड़े गए। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। पहले जो ब्रजलाल गोयनका थे वो झंडा लेकर के मॉन्यूमेंट की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़े और इतनी तेज़ी से दौड़े कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और गिर गए। फिर एक पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया और उनको लाठियां मारी, फिर दूर ले जा कर के छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उनको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर जा कर के गिरफ्तार हो गया। यानी कि जो ब्रजलाल गोयनका थे
फिर उन्होंने लोगों को एकत्रित किया और 200 लोगों का जुलूस लेकर के लाल बाज़ार पहुँचे और वहाँ जाकर के अपनी गिरफ्तारी दी। मदालसा भी पकड़ी गई थी, यानी जो जमनालाल बजाज की जो पुत्री थी वो भी पकड़ी गई थी। उनसे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा गया था, उनके ऊपर भी वहाँ पर भी जुल्म ढाए गए थे। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कोलकाता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। यह पहला दिन था जब कभी किसी आंदोलन में इतनी स्त्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये पहला अवसर था कि इतनी स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया हो। करीब 8 बजे खादी भंडार गए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कईयों की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आप पहुँचे थे। यानी कि लाल बाज़ार लॉकअप में काफ़ी लोग बंद थे। उसके पश्चात जो कांग्रेस ऑफिस थी वहाँ पर भी लोग पहुँचे थे जिन पर लाठीचार्ज किया गया था, जो काफ़ी जख्मी थे। कुछ की हालत संगीन थी, यानी कि बड़ी गंभीर हालत में लोग वहाँ पहुँचे थे। कई के सर फटे हुए थे, किसी को हाथ में चोट थी, किसी के पैर में चोट थी, किसी की बुरी तरह से लाठीचार्ज उसके ऊपर की गई थी। तो ऐसी हालत में लोग वहाँ पहुँचे थे। तो डॉक्टर दासगुप्ता थे, वो उनकी देखभाल कर रहे थे और फ़ोटो खिंचवा रहे थे ताकि उनको मीडिया के द्वारा लोगों जो कांग्रेस जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अत्याचारों को वहाँ पर दिखाया जा सके। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए थे वे अलग हैं। कहने का तात्पर्य है कि कम से सैकड़ों लोग तो लॉकअप में बंद थे। उसके बाद लोग कांग्रेस जो कमेटी की जो ऑफिस थी वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर भी बहुत लोग घायल थे और करीब 160 लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे। तो इतने लोग घायल हुए थे और कुछ लोग घर चले गए थे। जिनको कुछ मामूली चोटें आई थी वो अपने घर चले गए थे। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि अंग्रेज़ सरकार का जो खौफ था, उन्होंने कितनी बेरहमी से लोगों पर लाठियों का प्रहार किया था, कितनी बुरी तरह से लोगों को मारा था। इसका ये जीता जागता उदाहरण यहाँ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाज़ार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज जो कुछ हुआ वह अभूतपूर्व था। इससे पहले कभी कोलकाता में ऐसा हुआ नहीं था। यह जो हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग लाठियां खाकर भी खुश थे। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। ऐसा मानना था कि बंगाल के लोग या कलकत्ता वासी लोग कुछ स्वतंत्रता के लिए कर नहीं रहे हैं, उनके माथे पर ऐसा कलंक लग रहा था। लेकिन आज जो बंगाल के लोगों ने, कलकत्ता वासियों ने जो काम किया था उसको देखते हुए लग रहा था कि यहाँ पे काम नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। तो आज बहुत अंश में धुल गया और यह कलंक जो उनके माथे पे लगा हुआ था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, वो आज बहुत कुछ अंश में धुल चुका था और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है और हो रहा है। तो ये था सीताराम सेकसरिया जी की डायरी का एक पन्ना, जो उस घटना का वर्णन हमें याद कराता है कि 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में यानी कलकत्ता में क्या घटना घटी थी, जब कलकत्ता वासी अपना दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। आशा करता हूँ डायरी का एक पन्ना आपकी समझ में आ गया होगा और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके उत्तर आप
हमें जो PDF इसके साथ संकलित करूँगा वहाँ से भी लिख सकते हैं, और किसी भी जो NCERT का जो सॉल्यूशन होता है वहाँ से भी लिख सकते हैं।